जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और हाँ, वो लाइक का बटन जरूर दबाए, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखे। मित्रों, 5 मार्च 1771, 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च, अगले 48 घंटों ने मराठों ने मोती तालाब के किनारे या चिनकुराली गांव के पास हुई हैदर से लड़ाई निर्णायक रीत्या जीत ली थी, क्योंकि 8 तारीख को वहां से मराठे तुरंत मेलकोट की तरफ निकले। मेलकोट में हैदर की चौकियां थी, वो चौकियां मराठों ने कब्जे में ले ली, और जो मोती तालाब के युद्ध में हैदर का सामान जो जब्त किया हुआ था, उस सारे सामान को मेलकोट के उस चौकी में रख दिया। अब हमारे जो ये 4 मैंने जो बताए ना, गोरे भांड लेखक, उन्होंने इसको लूट कहा है। उन्होंने कहा कि हैदर के सामान की लूट मराठों ने की। वैसे हमारे चच्चा भी आपको मालूम है ना, श्री शिवराय को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लुटेरा ही कहते हैं, है ना। 10 मार्च 1771 को मराठों ने श्रीरंगपट्टनम किले को घेर लिया। किला बड़ा मजबूत था और सबसे ज्यादा डरावनी थी किले के पास से गुजरने वाली कावेरी नदी। उसका पात्र भी यमुना जैसा ही चौड़ा था। मित्रों, 17 मार्च को थी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, यानी गुड़ी पाड़वा कहो या दक्षिण भारत का उगादि कहो। वैसे गुड़ी पाड़वा चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी विक्रम संवत का साल का सबसे पहला पवित्र सुदिन। विक्रम संवत का एपिसोड तो आपने, मुझे लगता है, जरूर मेरा सुना होगा। उत्तर भारत में इस दिन नवरात्रि का पावन पर्व भी हमारा शुरू होता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र दिन ये साल का है। ये मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं, आगे सुनिए। दिस इज द वीकनेस ऑफ हिंदूज ऑल अक्रॉस इंडिया. They always wait for this auspicious day to start a military operation. They always refer astrology to start military operation. ये हमारे भद्रलोक के सिन्हा जी है ना, ये अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं, और इसको हवाला देते हैं 27 फरवरी 1772 के एक पत्र का। ये पत्र एक एक्चुअली न्यूज़ बुलेटिन है जो मद्रासी गोरे ने लंदन के अपने आका को लिखा है। मित्रों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उसमें उसने क्या लिखा है, महत्वपूर्ण ये है कि इस रीत को जो उन्होंने कमजोरी घोषित किया ना, ये कमजोरी उन्होंने क्यों लिखा, ये उसको क्या मालूम था। आज 200 साल बाद मेरे जैसे वाचक के मन मस्तिष्क पर उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे खगोल शास्त्र या ज्योतिष विद्या या ग्रहों की स्थिति या ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव के बारे में ABCD भी नहीं आती। चलो, नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन मेरे जिन पूर्वजों ने 15-20 हजार साल से ध्रुव तारा क्यों स्थिर होता है, उसके स्थिरता का योग्य कारण अगर बता दिया हो। केतु तो आज भी नहीं मिला है, हम जानते हैं। राहु भी कुछ लोग कहते हैं मिला है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिला है। चलो, वो अपना विषय नहीं है, लेकिन आकाश गंगा से सूक्ष्म अणु तक की जानकारी जिस महापुरुषों ने बताई हो, ऐसे विद्वान महापुरुष अगर कहते हैं कि ये जो टाइम साइकिल है
ये टाइम साइकिल में ये 3.5 दिन एक बरस में शुभ होते हैं। तो बताइए मेरी क्या औकात है कि मैं उनसे ना कहूं? है कोई औकात? नहीं है। वो कहते हैं, उन्होंने कह दिया है कि हर बरस में ये 3.5 दिन बहुत शुभ होते हैं। यहाँ पूरी ग्रह व्यवस्था कुछ सकारात्मक होती होगी, वातावरण में शुद्धता होती, पता नहीं, मैं तो सचमुच एबीसीडी नहीं जानता। लेकिन आप भी सोचो, चंद्र के जो पूर्णिमा और अमावस है उसमें समुद्र में बदलाव क्यों आता है? वो तो हमें दिखता है, सामने है। अब समुद्र के पानी में अगर बदलाव आता है तो शरीर में भी तो 70% पानी ही है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। अब हमें नहीं मालूम क्या होता, लेकिन मेरा कयास है, क्योंकि पंचधातु का सिद्धांत उन्हीं महापुरुषों ने हमें दिया है कि भाई कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु अपना गुणधर्म तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपने गुणधर्मों में सीमित है। अब ऐसे मूर्धन्य विद्वान अगर कहते हैं कि भाई ये 3.5 दिन बरस के शुभ होते हैं, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा भाई? जरा बताइए आप। ये हमारे का जो काले लेखक है ना, उनको ये वीकनेस लगता है। अब क्या करें बताइए? कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं उनको वहीं। मामा ने गुड़ी पाड़वा के सूर्योदय के साथ अपने तोपों को श्रीरंगपट्टनम के किले की तरफ बत्ती लगा दी। युद्ध शुरू हुआ, तोपें गरजनी शुरू हो गई। अब अंदर बैठा हैदर भी मंजा हुआ खिलाड़ी था। पराभव होके अभी 1 महीना भी उसको नहीं हुआ था, लेकिन पट्टनम पहुंचते ही उसने पहला क्या काम ये किया कि श्रीरंगपट्टनम से के आसपास 20-25 किलोमीटर जितना भी क्षेत्र था ना, उस सारे क्षेत्र को हैदर ने जला डाला। अब स्थानिकों के पास 2 ही विकल्प थे, एक तो विस्थापित होना या फिर फौज में भर्ती होना। अब कुछ ऐसे महाभाग थे कि जो फौज में भर्ती हो गई। तुरंत देखते देखते हैदर ने 10,000 मोमिनों की एक नई फौज किले के अंदर तैयार कर ली। आखिरकार मित्रों, ये हैदर की रणनीति जो थी ये सफल हो गई, क्योंकि अप्रैल में काले बादल का जमावड़ा श्रीरंगपट्टनम के आसमान में शुरू हो गया। चलो, अंदर हैदर सोचता रहा कि भाई मराठों में अब भुखमरी फैलेगी, उनके जानवरों को घास नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मराठों का मित्रों ये घेरा, अकाउंट्स कुछ बताते हैं कि टोटल 33 दिन चला। अब बाहर मराठों का सोच क्या था? मराठों को भी यही लग रहा था कि अंदर हैदर के लोग हैं, भूखमरी तो शुरू होगी। और हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि हैदर ने अपने वकील के साथ संधि का प्रस्ताव भेजा। मामा ने तुरंत ठुकरा दिया कि भाई कोई संधि विंधि कुछ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वर्षा के संकेत अब मामा को मिलने लगे तो मराठों में भी, मराठी कैंप में भी चिंताएं बढ़ने लगी। उनका और एक कारण था, सामने बहने वाली विशाल कावेरी। 11 साल पहले मराठों के सामने विशाल यमुना थी जब पानीपत जा रहे थे, आज कावेरी थी। मुरारराव, वामन राव उसके साथ थे, आनंद राव रास्ते भी उसके साथ थे। इन तीनों से दीर्घ चर्चा मामा ने की और बाद में, चर्चा होने के बाद में त्र्यंबक मामा ने अक्षय तृतीया के दिन यानी 18 अप्रैल 1771 के दिन श्रीरंगपट्टनम का घेरा उठाने का निर्णय ले लिया। उसके बाद त्र्यंबक मामा मेलकोट में गए, मेलकोट से बेलूर गए
और तकरीबन सितंबर के एंड तक, यानी ये कार्रवाई हो गई अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक त्र्यंबक मामा बेलूर में थे। यहाँ भी मित्रों भद्रलोक के अपने जो सिन्हा जी है ना, उन्होंने परशुराम भाऊ का एक हवाला दिया है कि भाई परशुराम भाऊ ने माधवराव को एक पत्र लिखा था। अब उस पत्र को हमारे सिन्हा जी ने अवास्तव महत्व दिया है। उस पत्र में परशुराम भाऊ ने मामा का जो बर्ताव था ना, उसकी कुछ शिकायत माधवराव से की थी। हाँ, ये सत्य है कि पत्र जरूर है, पत्र उपलब्ध है, लेकिन पत्र में केवल और केवल वैयक्तिक दोषारोपण परशुराम भाऊ ने त्र्यंबक मामा के लिए किया है। लेकिन इन शातिर गोरे भांडों ने इस एक अनावश्यक विषय के ऊपर मित्रों 100 से 150 शब्द लिख डाले हैं। याद रहे, ये भांड लेखक जो थे ये ऐसे ही कुछ नहीं करते थे मित्रों। हर एक उनके किए कराए के पीछे एक मकसद जरूर होता था। ब्लिंक्स हुआ, लाटूर हुआ, स्टुअर्ट हुआ, और हमारे ये भद्रलोक के सिन्हा जी, वो भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। मित्रों, आपसे एक करबद्ध मेरी प्रार्थना है, जब भी ये 150-250 साल पूर्व अंग्रेजी संस्करण आप इतिहास का पढ़े ना, तो उसके पढ़ने से पहले थोड़ा सा उस व्यक्ति के बारे में, उस घटना के बारे में थोड़ा सा पूर्वी इतिहास जो है ना, उसकी जानकारी जरूर ले। इनके मित्रों घिनौने भारत विरोधी सोच को ही तो हमें हराना है। आगे बढ़ते हैं। मेड़ुकोटे में बैठ के भी त्र्यंबकराव स्वस्थ नहीं बैठे थे। त्र्यंबकराव ने एक प्रयत्न किया। उन्होंने तमाम दक्षिण के जितने भी चवन्नी छाप नवाब थे, अंग्रेज थे, पौंडीचेरी के फ्रेंच थे, इन लोगों को मदद के लिए पत्र भेजा। अब सीधी बात है, फ्रेंचों की तो ताकत ही नहीं बची थी। अंग्रेज तो अपने कटकपट में मशगूल थे, और चवन्नी छाप नवाब वो तो उम्मीद के झंडे के इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो मदद तो किससे मिलने वाली थी नहीं। तो अंततः अपने मामा ने अपने ही मावड़ों को फिर एक बार जोश के साथ भर दिया और युद्ध के लिए तैयार किया। और मामा इन मावड़ों के साथ बिदनूर जाने के लिए निकल पड़ा। पहले कडूर और बाणावर होते हुए फिर चेन्नरायपट्टन, शंकरपट्टन और नरसिंहपुर जो था वो मामा ने जीत लिया। नरसिंहपुर में एक मजेदार किस्सा हुआ। असल में नरसिंहपुर के सीमा पर जब मामा पहुंचा तो मामा ने देखा कि नरसिंहपुर का चिरकुट चवन्नी छाप नवाब पैसों की थैली लेके मामा के स्वागत के लिए वहां खड़ा था कि भाई कुछ आपको जो चाहिए वो मुझसे ले लो, लेकिन अंदर गांव में जाके कुछ मेरा ज्यादा और नुकसान ना करो। उसी समय मित्रों वहां पूर्व कर्नाटक में जो शिरा सूबा था, वहां के मराठी सूबेदार महिमाजी शिंदे थे। ये मैंने आपको बताया है। महिमाजी शिंदे ने चेलूर बिद्री पर निजाम के अंकित नवाब पर हमला बोल दिया, लेकिन उस लड़ाई में शिंदे बुरी तरह से मात खा गए। मित्रों, मामा बिदनूर की दिशा में जाने की खबर अब हैदर को मिली। हैदर ने तुरंत अपने लौंडे टीपू के नेतृत्व में अपनी मुजाहिद की एक टुकड़ी तैयार की और बिदनूर की दिशा में रवाना कर दी। एक टुकड़ी बनाई
उसको मोहम्मद कुमेदा खान के नेतृत्व में पीरेपट्टनम को जीतने भेज दिया। अब पीरेपट्टनम मोहम्मद कुमेदा खान जा ही रहा था तो बीच में मराठों ने उसे लूट लिया, यह मराठों ने उसे रोक दिया, कूट दिया और लौटा दिया। यहाँ मित्रों इस लड़ाई में कुमेदा खान के बहुत सारी संख्या में मुजाहिद मारे गए। स्वयं कुमेदा युद्ध भूमि में गिर गया था। रात हो गई थी, युद्ध थमा था। रात को युद्ध भूमि से भागने की तैयारी कुमेदा खान ने शुरू की। अब वो देख के उसके जो जख्मी मुजाहिद थे ना, उन्होंने सब मिलके एक साथ प्रचंड विरोध जताना शुरू कर दिया। आखिरकार उन सब जख्मी मुजाहिदों को झूठा चूरन दे के कुमेदा खान ने शांत किया। आगे 2-4 घंटे गए होंगे, क्योंकि लिखा है इस जानवर ने उस मध्यरात्रि के बाद सारे जख्मी मोमिनों का गला काट दिया और मात्र अपने 10-15 जो उसके विश्वासु गाजी थे उनके साथ कुमेदा खान मैसूर भाग गया। मैसूर गैजेटियर में उसका नाम लेके स्वच्छ तौर पे ये घटना लिखी गई है। मैंने मित्रों बार बार तुम्हें आपको ये कहा है कि जर जोरू जमीन ये त्रय सूत्री है मोमिनों को पटाने की। ये त्रय सूत्री को जर जोरू जमीन, बस इन 3 चीजों को मोमिनों के हवाले करो। देखो आपके लिए वो सारे अपनों को, अपनी माँ को भी वो बेचेगा या माँ को भी अपना काटेगा। ये है मोमिन की फितरत। वंदे मातरम।